प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के वितान भाग से पाठ जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। जैसा कि हम पाठ के शीर्षक को देख रहे हैं, जूझ अर्थात संघर्ष। इस पाठ के जूझ शीर्षक के औचित्य पर यदि हम विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कथानायक जीवन भर विपरीत परिस्थितियों से जूझता रहा है। पिता के कड़क व रूखे स्वभाव के कारण वह पाठशाला जाने में असमर्थ था, किंतु उसने अपनी माँ के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जिसके कारण वह पाठशाला भी गए और एक शिक्षित व्यक्ति भी बने। उन्होंने जीवन के संघर्ष में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। अतः जूझ शीर्षक, जिसका अर्थ संघर्ष करना है, नायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। ये जो हम लोग अंश पढ़ रहे हैं, जूझ, तो ये इनके एक बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण है और एक निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी भी हमें इस पाठ में मिलेगी। इसमें पूर्ण रूप से लेखक के जो भोगे हुए, जो उन्होंने जीवन भोगा था, गंवई जीवन, पूर्णतः ग्रामीण जीवन की चर्चा की गई है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। पर हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हर स्थिति में लेखक की पढ़ने की लालसा और धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट भी हमें सुनाई देगी। तो पिता ने क्या किया? पाठशाला जाने का कार्य रोक दिया और लेखक को खेती के काम में, आनंद को खेती के काम में लगा दिया। परंतु लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु पिता से वो चूँकि बहुत डरते थे, पिता की पिटाई से डरते थे, इसलिए उनमें यह साहस नहीं था कि पिता से कह सकें कि मुझे विद्यालय, पाठशाला पढ़ने के लिए जाना है। लेखक के पिता ने उन्हें खेती के कार्य में लगा दिया, लेकिन लेखक यह जानते थे कि खेती से कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें लाभ घट रहे हैं और यदि वह पढ़ेगा, शिक्षित होंगे तो वह नौकरी अवश्य करेंगे, जिससे कि कुछ पैसे भी आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उनके पिता की सबसे पहले गुड़ बेचने की बात थी कि मैं सबसे पहले मैं गुड़ बेचूंगा ताकि कीमत अधिक मिल सके। हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में जब चीज़ें सबसे पहले जो चीज़ बाज़ार में आती है तो कीमत अधिक रहती है, इसलिए पिता हमेशा इस पक्ष में रहते थे कि सबसे पहले अपनी गुड़ बाज़ार में उतारी जाए ताकि अच्छी कीमत मिल सके। परंतु इसमें यह भी होता था कि पहले ईख की कटाई कर देने पर रस भी उसमें से कम निकलते थे। इस वर्ष भी बताया जाता है कि पिता ने यह कार्य जल्दी शुरू किया ताकि इन खेती के कामों से जल्दी निपट जाए। लेखक बताते हैं कि एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी तथा वह बाल्टी में पानी भर भर कर माँ को दे रहा था, माँ की मदद कर रहा था। अच्छा मौका देखकर वह माँ के पास गए और माँ से अपनी पढ़ाई की बात करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ
और पिताजी से बात करो ताकि मैं पढ़ सकूं। हम देखते हैं ना, अक्सर बच्चे के मन में कोई बात होती है तो वह माता से ही उस बात को करते हैं। तो लेखक भी माँ से ये बात करते हैं अपनी पढ़ाई की बात। माँ ने भी अपनी लाचारी प्रकट की और कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है। पिताजी, माँ ने कहा कि वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से मिलकर लेखक की पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ इसके लिए तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी, इसलिए रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई। दत्ताजी देसाई जो थे उस गांव के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे और सभी लोग उनकी बात मानते थे। इसलिए लेखक की माँ उनके पास गई और उन्होंने सारी बात बताई कि आनंद पढ़ना चाहता है और पिताजी इसकी पढ़ाई रोक रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दादा सारे दिन, दादा मतलब पिताजी के बारे में बात की जा रही है, सारे दिन बाज़ार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव में आज़ादी से घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेंगे और इस तरह उनका साल बच जाएगा। पहले ही 1 साल खराब हो चुका है। लेखक अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि पिताजी जो हैं उनकी कुछ ऐसी ख़राब आदतें हैं। वह गांव में खुद घूमते हैं, रखमाबाई के कोठे पर भी जाते हैं, तो उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके चलते लेखक की पढ़ाई बाधित है और वह स्वतंत्र होकर घूमते हैं और इसलिए लेखक को खेती के कामों में लगा दिया ताकि वह उससे फुर्सत पा सके। तो दत्ताजी राव तो इस बात से बहुत ही चिढ़ गए, उनको गुस्सा आया, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई पसंद करते थे और लेखक और उनकी माँ को भी पता था कि हमें इनके पास ही बात करनी है ताकि काम बन जाए। एक योजना बनाई दोनों ने, माँ बेटे ने मिलकर पढ़ाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक योजना बनाई और लेखक ने कहा कि मैं इस साल भी 5वीं पास कर लूँगा। मैं कुछ दिन भी पढ़ाई करूँगा तो मैं मेहनत करके अपनी कक्षा 5वीं पास कर लूँगा। आप मेरा आप पिताजी से बात करके मेरा विद्यालय में जाना शुरू करवा दिया जाए ताकि मैं विद्यालय जा सकूं। राव ने कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को जब दादा घर आते ही माँ ने उन्हें कहा कि वह साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाए तो इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। लेखक के बारे में बताते हैं कि सब ने मिलकर एक योजना बनाई। लेखक और उनकी माँ ने दत्ताजी राव को यह कहा कि उनके वहाँ पे आने की बात नहीं बताई जाए और जब लेखक के पिताजी आए तो उनको यह बता दिया जाए कि दत्ताजी राव उन्हें ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी। यदि देसाई जी किन्हें बुलाते हैं तो यह गांव में बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी। तो इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला तो वह तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चले गए। जैसे कि पहले से योजना तैयार थी, आधे घंटे बाद लेखक भी उन्हें खाने के लिए बुलाने के लिए गए। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है तू। लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था पर स्कूल नहीं जाता अब, क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। सारी योजना पहले से तैयार थी और उसी के अनुसार कार्य हुआ। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता के सामने ही बच्चे से पूछ दिया कि किस कक्षा में पढ़ते हो। तो बच्चे ने कह दिया कि मैं तो दादा ने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा रखी है और मैं दादा ने मेरी पढ़ाई बंद करवा रखी है और मैं जो है वो खेतों में काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद दादा ने
दादा को सरकार ने बहुत ही फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी व बच्चों को खेत में जोत कर खुले सांड की तरह घूमते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के की जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़, यदि यह मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। और उसके बाद देसाई सरकार ने कहा कि तुम सुबह से पाठशाला जाओ और पढ़ाई करो, और यदि तुम्हारे पिता मना करते हैं तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं पढ़ाऊँगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना। पिताजी भी अपना पक्ष ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही पढ़ाई थोड़ी छुड़वा दिया इसकी आदतें ख़राब हो गई है, यह कंडे बेचता है, चारा बेचता है और सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, खेती व घर के काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ, अर्थात कभी फेल तो नहीं है, अनुत्तीर्ण तो नहीं हुए। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नप्पा को समझाया, मतलब लेखक के पिता को समझाया, और फिर दादाजी भी जो है वह, जो उनके पिता हैं, वह भी पाठशाला जाने के लिए उन्होंने भी हामी भर दी, क्योंकि देसाई जी की बात कोई भी नहीं टालता था। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि यदि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना, स्कूल से छुट्टी होते ही पहले घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर पहुंचना है, और आधा घंटा भर ढोर चराना, ढोर मतलब पशुओं को चराना है, और खेतों में ज़्यादा काम होने पर स्कूल से गैर हाजिर रहना होगा। लेखक ने भी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। चूँकि उन्हें पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई थी, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो उन्होंने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहले खेतों से ही विद्यालय जाऊंगा और बस्ता रखकर सबसे पहले खेत जाऊंगा, फिर भी, और यदि खेतों में बहुत अधिक काम होगा तो स्कूल से गैर हाजिर भी होना होगा। ये शर्त रखी थी पिता ने। सभी शर्तों को लेखक ने स्वीकार कर लिया। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे, लेकिन वहाँ भी इतना आसान नहीं था उनके लिए। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। बच्चे तो ऐसे करते हैं, कोई नया बच्चा आया तो शुरू हो गए बच्चे। तभी मास्टर जी भी आ गए। लेखक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वहाँ भी लेखक को बहुत परेशानी हुई स्कूल के माहौल में ढलने में। वे लोग लेखक को तरह तरह से परेशान करते। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे अन्य लड़कों से उसका परिचय बढ़ गया। जब विद्यालय के नए माहौल में कभी कोई गमछा लपेट कर ये करता, कभी कोई धोती खींचने की कोशिश करता, तो लेखक ने क्या करवाया, अपनी माँ से 2 नाड़े वाली चड्डी सिलवा ली, जिस रस्सी बंधा रहता था, ताकि वो वही पहन कर जाएगा, बच्चे धोती ना खींचे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे माहौल में ढलने लगा और कुछ और लड़कों से लेखक का परिचय बढ़ा। अब आगे बताया जाता है कक्षा के बारे में। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। मंत्री नाम के जो मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे और शरारती बच्चे बहुत डरते थे उनसे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमज़ोर शरीर वाला व होशियार लड़का भी था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगे रहे। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगे। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गए। दोनों में बहुत ही दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब लेखक का मन पाठशाला में लगने लगा। बताया जाता है कि जब शुरू में लेखक पाठशाला गए थे तो अन्य बच्चे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि वो बहुत परेशान हुए।
लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ के वातावरण में ढल गए और वहाँ भी एक संघर्ष के द्वारा उन्होंने अपना एक अच्छा स्थान स्थापित किया। बसंत पाटिल जो कि दुबला पतला शरीर से था लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था और लेखक की दोस्ती बसंत पाटिल से हो गई, अच्छी संगति का असर हुआ और उसके बाद लेखक जो है वह भी गणित में बहुत ही तेज़ हो गए। दोनों, बसंत पाटिल कक्षा के मॉनिटर थे और उसके बाद लेखक भी, दोनों मिलकर सबकी कॉपियाँ जांचने लगे थे, ठीक है, कि सबका काम पूरा हुआ या नहीं। तो इस तरह लेखक भी जो है उनका मन की पढ़ाई में लगने लगा, विद्यालय में मन लगने लगा, रमने लगे और मास्टर लेखक को प्यार से आनंदा कहने लगे, आनंद को आनंदा पुकारने लगे प्यार से। अब आगे बताया जाता है कि सौंदलगेकर मास्टर जो थे वो मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते और सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। मराठी जो टीचर थे सौंदलगेकर मास्टर, वो बहुत अच्छी कविताएं करते थे, लिखते भी थे और उन्हें बहुत सारी कविताएं याद थी और लेखक उनसे बहुत प्रभावित हुए। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाया करते थे। वह उनकी तरह अभिनय करते। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उन्हें अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उन्हें एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकते थे, नृत्य कर सकते थे। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह स्वयं अभिनय के साथ गाने लगे तथा अब उनके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी लेखक ने गाया था। बताते हैं लेखक कि चूँकि कक्षा में लेखक के जो मराठी शिक्षक थे बहुत अच्छी कविता करते थे और लेखक जब पशुओं को चराते थे, जब खेतों में काम करते थे, तो जो एकांत समय उन्हें मिलता था उसमें वो ज़ोर ज़ोर से गाते और अभिनय करते हुए गाते। वो अपने शिक्षक का अनुकरण करते थे और इससे वो बहुत अच्छी कविता करने लगे। उनके चेहरे पे भाव आने लगा और उन्हें विद्यालय में बार बार कविता गायन का मौका मिला। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। पहले लगता था लेखक को कि जो कविताएं लिखते पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन जब जो उनके मास्टर थे वो कविता रचते थे तो वो देखते देखते उन्हें लगने लगा कि हाँ, वे भी आदमी थे। सौंदलगेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह हाड़ मांस व क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकते हैं। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उन्हें लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकते हैं। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगे। वह उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाते और मास्टर को दिखाते। बताया जाता है कि मास्टर के दरवाजे पर एक मालती की बेल थी और मास्टर जी ने उसमें कविता लिखी। तो लेखक ने उस बेल को देखा। बेल मतलब लता है ना, जैसे क्रीपर्स प्लांट होते हैं। तो ये लता को भी लेखक ने देखा था, बेल को भी देखा था और कविता भी सुनी। तो लगा कि बिल्कुल समानता है दोनों में और ऐसी कविता लिखी जा सकती है। अब लेखक क्या करते, पशुओं को चराते, गाय भैंस खेत सब पे वो कविता करने लगे, तुकबंदी करने लगे, जोड़ने लगे शब्दों को। तो वो तुकबंदी करने लगे और उसके बाद वो मास्टर को भी दिखाते। कविता लिखने के लिए वह कागज़ व पेंसिल रखने लगे और यदि कागज़ व पेंसिल नहीं होता तो वे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखते या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेते। कंठस्थ हो जाने पर उन्हें पोंछ देते, यानी पत्थर पर वो कंकड़ से लिख लेते। तो कितनी लगन थी उनमें बच्चों, देखो तुम, छोटी लकड़ी से भैंस के पीठ पे लिख लेते।